हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। आज हम थर्ड लेसन का थर्ड लेक्चर चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। 2 लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में फोर्स और उसके टाइप्स का इंट्रोडक्शन किया था और सेकंड में हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया था। क्लियर। आज हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। हमने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखा, एरिस्टोटल की थ्योरी देखी, अब हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एरिस्टोटल का थ्योरी देखा। एरिस्टोटल ने क्या कहा था तो याद होगा आपको। एरिस्टोटल का स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा था कि किसी भी बॉडी में मोशन को मेंटेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की। इन्होंने फोर्स को ऐसे डिफाइन किया। फिर आए गैलीलियो अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स बाद। गैलीलियो ने क्या कहा था कि फोर्स किसी बॉडी की मोशन को मेंटेन करने के काम नहीं आता है। फोर्स का मेन काम होता है दो बॉडी के बीच या मोशन को मेंटेन करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है या मोशन को सीज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको ओवरकम करने के लिए। यानी कि फोर्स वो कंपोनेंट या वो एक्सटर्नल एजेंट है जो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करता है। यहाँ तक हमने समझ लिया था। अराउंड 1642 में गैलीलियो की हो गई डेथ हो गई। 1642 में गैलीलियो की डेथ हो गई। गैलीलियो ने अपने लास्ट मोमेंट में या अपने लास्ट टाइम में मोशन को डिस्कस किया था, मोशन को समझा था और फोर्स के बारे में समझा था। लेकिन उनकी थियरी रह गई थी ये वाली अधूरी। मोशन और फोर्स की थियरी उनकी अधूरी रह गई थी क्योंकि इनकी डेथ हो गई 1642 में। अब यहाँ के बाद 1868 में 19th सेंचुरी में 1868 में न्यूटन ने इनकी थियरी को कंप्लीट स्टडी करके, गैलीलियो की थियरी को ही न्यूटन ने कंप्लीट स्टडी करके, न्यूटन स्टडीड गैलीलियो थियरी और स्टडी करके न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली जो न्यूटन्स के लॉज थे वो गैलीलियो के ही एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड फॉर्म थे। इन्होंने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे उन्होंने अपने लॉ को एक नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताया था गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में। और इनर्शिया का मेजरमेंट कौन होता है? इनर्शिया का मेजरमेंट होता है किससे? मास से। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा गैलीलियो कह के गए थे। कहा था इन्होंने कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और जिस बॉडी का मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। और इनर्शिया होता है क्या है भाई? इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है ड्यू टू विच a body oppose the change in its state। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है या फिर जिसकी वजह से बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो ये हो गई थी इनर्शिया की बात। यहाँ तक हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में सीख लिया था। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इन्होंने गैलीलियो की थियरी को एक्सटेंड किया था तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को नाम दे दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। और यहाँ से हम फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया से हम फोर्स को भी डिफाइन करेंगे। क्लियर। फिर यहाँ से हमने फोर्स को कम्प्लीटली, कुछ चीज़ें फोर्स के बारे में बची हुई थी वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कम्प्लीटली डिफाइन कर लेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा कि फोर्स एग्जैक्टली में होता क्या है। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इन्होंने नाम दिया था एक्शन रिएक्शन लॉ। इन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम दे दिया। तो ये 3 लॉज थे। हम डिस्कस करेंगे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद हमने इनर्शिया और उसके टाइप्स को स्टडी कर लिया है। इनर्शिया के 2 टाइप बताए थे हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर। इसके बाद हम इसी के जस्ट बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक। इसके बाद हम पहुंचेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर हम पढ़ेंगे मोमेंटम एंड देन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है ये लॉ ऑफ इनर्शिया? पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो गैलीलियो ने कहा था हम एज यूजुअल वैसा ही लिखने वाले हैं। क्या? एवरी बॉडी continues in state of its rest or uniform motion unless it is compelled by an external force which changes its state। ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हो गया। अब क्या कहते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में है। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन तो होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए इन अ स्ट्रेट, इस चीज़ को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? जो बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहेगा अनटिल या अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और वो फोर्स क्या करेगा भाई? विच चेंजेस इट्स स्टेट, जो इसके स्टेट को चेंज कर देगा। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमने डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व किया है? डेली लाइफ में अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम किसी बॉडी को रोल कर देते हैं किसी स्पीड यू से, तो हमने कहा कि अगर ये किसी स्पीड यू से यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन रख रहा है, तो कुछ टाइम जाने के बाद इसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी कुछ दूर जाने के बाद, और फाइनली किसी पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमने कहा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड 0 हो गई, जबकि हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो यहाँ पे तो न्यूटन्स का लॉ फेल कर जाना चाहिए। लेकिन डेली बेसिस पे ऐसा होल्ड नहीं करता, मतलब जो हमने लिखा, क्योंकि डेली बेसिस पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इस पर कुछ फोर्सेस काम करते हैं। जैसे पहला फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन को अपोज करेगा, और दूसरा इनके रास्ते में जो एयर पार्टिकल्स होंगे, एयर होगा, वो एयर रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। रेजिस्टेंस का मतलब इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्लियर? तो इस एयर रेजिस्टेंस और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी कंप्लीट अपना यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन नहीं कर पाती है। क्लियर? तो हमको ऐसा लगा कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्मली तब तक मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे मोशन इसका सीज हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो ऐसा हुआ किसकी वजह से? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, दैट इज एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वजह से बॉडी कुछ दूर जाके रुक जाती है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की वजह से ही बॉडी के अंदर वो टेंडेंसी आती है जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। अब हम एक बात समझते हैं कि अगर हम किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा किसकी वजह से? फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी का स्टेट चेंज होगा। अब फोर्स कैसा हो सकता है? अगर ये बॉडी रेस्ट में है, इसको मोशन में लाना चाहते हैं तो हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी। तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट which change or tries to change the
स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है। तो यहीं से हमने फोर्स को डिफाइन कर दिया कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही फोर्स भी डिफाइन हो जाता है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इस लॉ से फोर्स भी डिफाइन हो जाता है कि फोर्स वो पुश और पुल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने का ट्राई करता है। क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उसी में बना रहना चाहता है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये फोर्स क्या हो सकता है, पुश और पुल दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। क्लियर। बाकी चीज़ें इनर्शिया का मेजरमेंट और इनर्शिया का टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज इनर्शिया, इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ बॉडी ज़्यादा अपोजिशन शो करती है, कुछ बॉडी कम अपोजिशन शो करती है, मतलब कुछ बॉडी के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, कुछ बॉडी के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम होती है। तो हमने देख लिया था ये कि ये कैसे क्यों होता है ऐसा। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसके अंदर अपोज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर वो चल जाएगा तो उसको रोकना मुश्किल होगा, रुक जाएगा तो फिर चलाना मुश्किल होगा। क्लियर। तो इनर्शिया का डेफिनेशन हो गया। टाइप्स इसके दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और फिर मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने बताया था कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। अब यहाँ से हम एक चीज़ समझ पाते हैं और कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि या हम पुश करें या पुल, मुझे ये पता है कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। बॉडी के मोशन की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। इट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज और इसका यूनिट क्या होगा भाई, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस में इसका यूनिट होता है डाइन। एमकेएस में न्यूटन और सीजीएस में डाइन। हमने इसके बारे में रिलेशन भी बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। फिर हमने फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट भी बताया था, जिसको हम बोले थे किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। क्लियर। तो यहाँ तक की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे, इसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम, इसको हम पी सिंबल से, स्मॉल पी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है मोमेंटम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल स्मॉल पी। क्या होता है मोमेंटम। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास था स्मॉल m, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया f। इस फोर्स की वजह से, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में लग रहा, तो इसकी स्पीड, इस फोर्स की वजह से, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कॉज है ना फोर्स, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में लगा तो इसकी स्पीड, तो इस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, इसकी स्पीड इंक्रीज कर गई। तो सपोज अब यही ऑब्जेक्ट m मास वाला, स्पीड बढ़ के कितनी हो गई v, वेयर v इज इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। u इसकी इनिशियल वेलोसिटी और v क्या इसका फाइनल वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं, स्पीड तो इसकी चेंज कर गई, u से कितनी हो गई v। सपोज कि यहाँ से यहाँ तक इसने t टाइम का समय लिया जाने में, यहाँ से यहाँ तक t टाइम में स्पीड कितनी इंक्रीज कर गई, 0। तो इनिशियल टाइम पे, यानी कि इनिशियल टाइम 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी स्पीड थी u, एंड t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पे इसकी स्पीड हो गई कितनी v। क्लियर। तो ये हो गया कहानी। अब मोमेंटम बताता क्या हमको, मोमेंटम हमको बताता है कि किसी भी बॉडी में उसके मोशन का इफेक्ट कितना है, इफेक्ट ऑफ मोशन। वो बॉडी जिसमें मोशन है उसका किसी दूसरी बॉडी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट या कितना ज़्यादा असर या कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ये बताता है मोशन, सॉरी वो बताता है हमको मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ मोशन बताता है। ये ऐसे कहता है कि जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा, इफेक्ट ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी का मोमेंटम कम होगा वो सामने वाली बॉडी पे इफेक्ट कम दिखाएगा। अब मोमेंटम ज़्यादा होना या मोमेंटम कम होने से क्या मतलब है, हम ये समझते हैं।
जैसे सपोज एक एम मास की बॉडी है, एक एम मास की बॉडी, अभी कुछ भी कोई भी बॉडी हो सकता है। सपोज ये कोई एम मास का रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। अब इसको हमने एक ग्लास प्लेट के ऊपर, एक ग्लास प्लेट के ऊपर हमने इसको गिरा दिया, किसी छोटे से हाइट से, एच हाइट से इसको हमने इस पर गिरा दिया, और इसी के साथ इसी हाइट से मैंने एक बड़े मास की बॉडी, कैपिटल एम मास की बॉडी सेम हाइट से इस ग्लास के ऊपर दूसरी बार गिरा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मास छोटा होगा तो हो सकता है ग्लास केवल क्रैक करे, लेकिन जब बड़े मास की बॉडी गिराएंगे तो इन दिस केस जो ग्लास होगा वो कम्प्लीटली क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इस वाली बॉडी पे इसके मोशन का असर क्या पड़ा, इफेक्ट कितना पड़ा, या किस केस में इफेक्ट ज़्यादा पड़ा? तो हाइयर मास की बॉडी का इफेक्ट इस ग्लास के ऊपर ज़्यादा था एज कंपेयर टू लोअर मास। यानी कि आप देख पा रहे हैं, अगर किसी बॉडी का मास इंक्रीज करता है, इन दैट केस उसका जो इफेक्ट होता है, उसके मोशन का जो इफेक्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है। हम देख पा रहे हैं दोनों में सेम हाइट से ड्रॉप किया गया, लेकिन फिर भी इस बॉडी ने अपना इफेक्ट इस पर ज़्यादा शो किया और इस केस में ग्लास ब्रेक कर गया। लेकिन इस केस में बॉडी का मास कम था तो यहाँ पे ग्लास में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ग्लास बस हल्की सी क्रैक हुई। ये पहला एग्जांपल यानी कि मास बढ़ने से इफेक्ट मोशन का ज़्यादा हो जाता है, इसके मोशन का उसी हाइट से ज़्यादा असर पड़ा एज कम्पेयर टू स्मॉलर मास। सपोज एक बुलेट है, एक बुलेट है और एक दूसरा बुलेट है, ये दूसरा बुलेट हो गया। अब इन दोनों बुलेट से हम फिर किसी एक वुडन ब्लॉक है, ये लकड़ी का वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है ये, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। सपोज मैंने इसको दिया v1 स्पीड और इसको दिया v2 स्पीड, और मैंने मान लिया कि जो v2 है वो ज़्यादा है v1 से, मतलब ये वाली बॉडी की स्पीड यानी इस वाले बुलेट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। जब ये दोनों इसको स्ट्राइक करेंगे तो इसका स्पीड कम होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से मे बी ये ब्लॉक से टकराए और यहीं वापस गिर जाए, या फिर इसके कुछ हिस्से को ये अंदर पेंट्रेट कर दे, कुछ हिस्से तक इसको छेद कर दे। लेकिन जब वहीं पे हम हाइयर स्पीड की, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले बुलेट को भेजेंगे सेम मास की, तो ये क्या करेगा, ये इसको पेंट्रेट करके पार चला जाएगा, ये बुलेट इसको पेंट्रेट करके पार चला जाएगा। ऐसा होता होगा डेली लाइफ में, क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और इसके पास कम वेलोसिटी तो इसका इम्पैक्ट कम होगा। तो मास सेम था लेकिन अलग अलग वेलोसिटी के होने की वजह से जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी उसने अपना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया। इट मीन्स हमको ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है तो भी उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इफ़ेक्ट उसका हाई होता है। क्लियर? एक तीसरे एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। सपोज एक कार है, एक कार है और एक साइकिल है। ये कार हो गई और इसी के साथ कोई साइकिल वाला है। इसी के साथ कोई साइकिल वाला है। दोनों के मास अलग अलग हैं। अगर हम इसको भी किसी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से चलाएं और इसको भी किसी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों का मास अलग अलग है। ये मास ज़्यादा हैवियर है, ये मास थोड़ा कम हैवियर है, और दोनों के रास्ते में एक ड्रम रखें, दोनों के रास्ते में एक सेम ड्रम रखते हैं। तो जब ये दोनों इसको स्ट्राइक करेंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कार होगा इसका इम्पैक्ट उस ड्रम पे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा हाई होगा और इसका इस पर इफेक्ट थोड़ा लो होगा। ओवरऑल हम सारे एग्जाम्पल से आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि बॉडी के मोशन का सामने वाली बॉडी पे हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है जिससे वो स्ट्राइक करते हैं। क्लियर? तो बॉडी के मोशन का सामने वाली बॉडी पे कुछ इफेक्ट होता है और इसी मोशन के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। इफेक्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इफेक्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। और किसी भी बॉडी के मोशन का इफेक्ट यानी कि मोमेंटम केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली चीज मास ऑफ द बॉडी पे, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, और दूसरी चीज
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर। तो किसी भी बॉडी के मोशन का जो इफेक्ट होता है वो केवल और केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला मास ऑफ द बॉडी एंड दूसरा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इन्हीं दोनों को मिला के मोमेंटम का हम डिराइव कर देंगे फॉर्मूला। देखते हैं क्या बनता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो हमने कहा कि किसी भी मूविंग बॉडी के मोशन का जो इफेक्ट होता है, मूविंग बॉडी के जो इफेक्ट ऑफ मोशन होते हैं, मतलब उसकी मोशन की वजह से क्या क्या चीज़ें इफेक्टिव हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम। और ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो इसका हम बेसिक सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दो चीज़ पर डिपेंड करता है। और मास और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्स के रिलेशन में रखते हैं। अगर एक हैवियर बॉडी और एक लाइटर बॉडी हो अगर एक हैवियर बॉडी और एक लाइटर बॉडी हो, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करें हम, एक एम मास की बॉडी, कैपिटल एम मास की, दोनों पे अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटी वाली बॉडी थोड़ी तेज मूव करेगी और बड़ी वाली बॉडी थोड़ा धीरे मूव करेगा। मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होती है और जिसका मास कम होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इन्वर्स का रिलेशन होने की वजह से ये फॉर्मूला डिराइव हो पाया है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, या फिर P इज इक्वल्स टू m इंटू V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट तो इसको हम निकाल लेंगे, डायमेंशन सॉरी मैग्नीट्यूड उसका निकाल लेंगे हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट होगा मास का यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये हो गया मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, क्योंकि इसके पास दोनों ही चीज़ें होंगी। तो डायरेक्शन का होगा मोमेंटम का, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होगी, मोशन के डायरेक्शन में होगी। जिधर बॉडी का मोशन होगा उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो मोमेंटम हमेशा हम कैसे निकालते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलिए, तो ये हो गया आपके मोमेंटम की पूरी कहानी। अब हम इस पर थोड़ी थोड़ी और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे अगर एक m मास की बॉडी पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, तो बताइए अब मोमेंटम के फॉर्मूले को देख के कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मास ऑफ द बॉडी एंड स्पीड। स्पीड कितना एज्यूम किया था हमने, u, तो मोमेंटम हो गया m इंटू यू। अब हमने इस पर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अगर फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, तो t टाइम में बॉडी की नई वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो हम कह सकते हैं कि बताइए t टाइम के बाद बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। क्लियर। तो mu इनिशियल मोमेंटम और mv फाइनल मोमेंटम। तो जरा हम यहीं से सोच के बता दीजिए कि मोमेंटम में चेंज कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। मतलब अगर मोमेंटम यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो कितना परिवर्तन हुआ होगा, कितना बदलाव हुआ होगा मोमेंटम में। तो उसको निकालने के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना, m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम कितना, m इंटू यू, m कॉमन, तो v माइनस यू इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, हम पूछ दें कि मोमेंटम का चेंज कितने टाइम में हुआ है, t टाइम में, यानी कि इन t टाइम मोमेंटम चेंजेस, मोमेंटम चेंज इज इक्वल्स टू m v माइनस यू। टी टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, m इंटू वी माइनस यू के बराबर। तो बताइए यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा, मोमेंटम चेंज
इन यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम में मोमेंटम चेंज कितना हुआ होगा। तो टी टाइम में इतना, तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, उसको टी से डिवाइड कर देंगे, एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम वी माइनस यू अपॉन टी इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया इस वाले केस में, क्योंकि टी टाइम में मोमेंटम का चेंज हुआ एम बी माइनस एम यू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो यहां से एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा भाई, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी इज व्हाट, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया आपका मोमेंटम से रिलेटेड कुछ टर्म्स। मोमेंटम का चेंज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसको निकालिए एम वी माइनस एम यू से। और ये मोमेंटम का चेंज कितने टाइम में हो रहा है इस फिगर के हिसाब से, तो टी टाइम में। तो किसी भी यूनिट टाइम में मोमेंटम का चेंज कितना होगा, तो मोमेंटम चेंज इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू टी टाइम में इतना चेंज, यूनिट टाइम में टी से डिवाइड कर दिया हमने। जब टी से डिवाइड करेंगे तो एम बी माइनस एम यू अपॉन टी आ जाएगा, और इसी टर्म को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, एंड देन हमने मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस किया। मोमेंटम इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। ऑलवेज मोमेंटम में बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसके पास दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, एम इंटू एम और वी को मल्टीप्लाई करके, डायरेक्शन इसकी हमेशा मोशन के डायरेक्शन में होती है। एक चीज़ और, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, हमें पता है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। तो इन सिमिलर वे मोमेंटम भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। मोमेंटम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया मोमेंटम का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए मोमेंटम में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, देन फाइंड चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम और ये पहले मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया होगा, क्योंकि फोर्स लगाने से स्पीड चेंज होती है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही है तो फोर्स लगा होगा, और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी ने 2 सेकेंड के बाद, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद उसी 2 किलोग्राम की बॉडी ने कितना वेलोसिटी अटेन कर लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे 2 चीज़ पूछ दिया, चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पहले हम निकालते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल स्पीड। चल भाई, मास कितना है बॉडी का 2 किलोग्राम, स्पीड कितनी है इनिशियल 15, तो मोमेंटम आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। चलो अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। बस भाई मोमेंटम के टर्म्स में हम मास इंटू क्या कर देते हैं, वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मास तो 2 किलोग्राम और ये कितना 20, तो कितना आ गया भाई 40 मीटर, सॉरी ये मोमेंटम निकला है तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना 40, इनिशियल कितना 30, दैट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज चेंज इन मोमेंटम।
और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक चीज़ तो निकल गया, चेंज इन मोमेंटम। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए भाई निकाल लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो मोमेंटम का चेंज हुआ है, ये जो मोमेंटम का चेंज हुआ है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये कितने टाइम में हुआ है, 2 सेकेंड में। यानी कि मोमेंटम का चेंज 2 सेकेंड में हुआ है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का। तो रेट का मतलब होता है 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ। वैसे हमें उसका फॉर्मूला पता है, mv माइनस mu अपॉन टी। mv माइनस mu, mv की वैल्यू 40 माइनस mu की वैल्यू 30 अपॉन टी कितना 2, दैट इज 10 अपॉन 2, और इसको हम बोलेंगे व्हाट, 2 अपॉन 10 इज 5। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। इसका यूनिट क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने एक मोमेंटम पे छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमने स्पीड भी इंक्रीज की कुछ टाइम में, चेंज ऑफ मोमेंटम भी निकाला और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी निकाला। क्लियर। चलिए अब हम मूव करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। जब न्यूटन ने गैलीलियो की थियरी को स्टडी किया, गैलीलियो की थियरी को जब इन्होंने आगे बढ़ाया न्यूटन ने, तो इन्होंने इनर्शिया नया टर्म देखा, मतलब इनर्शिया को एक्सप्लेन किया बिल्कुल जैसे गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया था। कुछ इन्होंने नया टर्म देखा, कौन सा नया टर्म, जैसे इन्होंने मोमेंटम को देखा, मोमेंटम को देखा, मोमेंटम को इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने यहाँ से नया फोर्स का मेजरमेंट निकाला कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स का मेजरमेंट इन्होंने निकाला। हमने ये देखा कि एक बॉडी जिसके पास कुछ स्पीड थी, फोर्स लगने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज हुआ मतलब इफेक्ट ऑफ मोशन उसका चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ। इफेक्ट ऑफ मोशन, मोमेंटम, पहले मोमेंटम कुछ और था, बाद में मोमेंटम कुछ और हो गया, तो मोमेंटम में चेंज आ गया। और वो मोमेंटम का चेंज किसी पर्टिकुलर टाइम में था, तो हमने निकाल लिया कि बताइए पर सेकेंड में मोमेंटम का चेंज क्या हुआ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। अभी मोमेंटम का चेंज हुआ किसकी वजह से, ये हुआ फोर्स की वजह से। सपोज ये फोर्स अप्लाई नहीं होता तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से इस बॉडी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही मेंटेन रहती, और अगर इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही मेंटेन रहती तो जब जब इसको हम ऑब्जर्व करते तब इसका मोमेंटम 50 × 2 30, ऑलवेज 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही आता। जब जब इसको ऑब्जर्व करते हर बार इसका मोमेंटम सेम रहता, मतलब इसका मोमेंटम चेंज नहीं होता। मोमेंटम चेंज हुआ किसकी वजह से, मोमेंटम चेंज हुआ फोर्स की वजह से। तो इन्होंने फोर्स का मेजरमेंट रखा, उसने फोर्स को डिफाइन किया था, और यहाँ पे हम फोर्स को मेज़र करेंगे, फोर्स का मेजरमेंट कर लेंगे हम कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल अप्लाई करते हैं तो उसका मेजरमेंट कितना होगा, कितना पुश और पुल मैंने अप्लाई किया, ये हमें बताएगा आप ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है भाई, द रेट ऑफ फोर्स की वजह से मोमेंटम का चेंज हुआ था ना, और उसका हमने रेट निकाल लिया था, तो उसी पे लॉ बना दिया क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये आपका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। यानी कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, चलिए ये समझ लेते हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे बड़ा फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा, मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ मोमेंटम 30 से 40 हुआ 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 30 से कितना हो गया, देखिए 30 से कितना हो गया 40। अगर इसी को हम और बड़ा फोर्स लगा देते तो मोमेंटम तो स्टार्टिंग में 30 था, सपोज इसकी स्पीड बढ़ जाती 30 मीटर पर सेकेंड, तो नया मोमेंटम आ जाता 30 × 2 दैट इज 60,
पहले मोमेंटम था 30, बाद में कितना हो जाता 60, तो मोमेंटम का चेंज आता 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वो मोमेंटम का चेंज डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। तो उसी पे लॉ बना दिया गया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो स्टेटमेंट बना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? अब इसका मतलब ये निकल के आया कि बॉडी पे फोर्स ज़्यादा तो मोमेंटम का चेंज ज़्यादा, और अगर फोर्स कम तो मोमेंटम का चेंज भी क्या होगा, कम होगा। अब चलिए इसका हम मैथमेटिकल फार्मूला निकाल लेते हैं, मोमेंटम का चेंज भी क्या हो जाएगा, कम। इसके लिए निकाल लेते हैं मैथमेटिकल फार्मूला। चलिए, तो यहाँ पे साइंस क्या कहता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मैंने एज्यूम कर लिया, कोई भी कांस्टेंट के, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। सपोज एक बॉडी जिसका मास m, इनिशियल स्पीड u, इसके ऊपर एक फोर्स लगा F, जिसकी वजह से उसी m मास की बॉडी की नई स्पीड हो गई कितनी, v, देन कितने टाइम में, t। तो इनिशियल मोमेंटम कितना, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम कितना, m इंटू वी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, सो F इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट k mb माइनस mu अपॉन टी। इसी को हम बोले थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, mb माइनस mu अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, k यहाँ से m कॉमन, देन v माइनस u अपॉन टी, और ये क्या होता है, दिस इज रेट ऑफ, ये हमने इक्वेशन में पढ़ा था, चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेलरेशन। यानी कि किसका फॉर्मूला है ये, v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का। तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फोर्स का मेजरमेंट हम क्या करते कैसे हैं, फोर्स का मेजरमेंट हम करते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे k क्या होता है, तो k होता है 1 यूनिट कहते हैं जिसको, k का मान कितना होता है 1। कहते हैं कि फोर्स का यूनिट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, फोर्स का यूनिट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि k की वैल्यू ऑलवेज 1 आए। जैसे हम k इज इक्वल्स टू लिखते हैं f अपॉन एम ए, f अपॉन एम ए। सपोज हमने मास को मेज़र किया किलोग्राम में, a को मेज़र किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो k को 1 होने के लिए, फॉर k इज इक्वल्स टू 1, f किस में होना चाहिए, f होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि m है किलोग्राम में और a होता है मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कब पॉसिबल होगा, जब फोर्स की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि k की वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए, या फिर k को 1 करने के लिए f हमेशा ऐसे यूनिट में रखना चाहिए, या f को हमेशा ऐसे यूनिट में होना चाहिए कि k की वैल्यू ऑलवेज क्या है 1 है। तो k का यूनिट क्या निकल के आएगा भाई, सॉरी f का यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये फोर्स का यूनिट होता है MKS में। फोर्स का मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स यूनिट क्या निकल के आई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं न्यूटन, यानी कि न्यूटन किसके इक्विवेलेंट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर CGS में लिखना चाहे तो किलोग्राम में लिखा जाएगा ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो सेकेंड में रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। तो एक हो गया न्यूटन, दूसरा हो गया डाइन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं डाइन। और फोर्स के मेजरमेंट का जो फॉर्मूला आया, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये हो गया फोर्स के मेजरमेंट का फॉर्मूला। क्लियर। तो ये कुछ बातें हो गई फोर्स के लिए, जैसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसका स्टेटमेंट, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, और फॉर्मूला बना F बराबर Km में, K की वैल्यू ऑलवेज 1 यूनिट होनी चाहिए। इसके लिए F का यूनिट हमेशा ऐसा बनाना पड़ेगा कि K हमेशा क्या है, यूनिटी है। और हमने फॉर्मूला निकाल लिया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। क्लियर। और फोर्स किलोग्राम यूनिट
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इसका यूनिट होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, और सीजीएस में लेके गए तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम डाइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ और बातें नेक्स्ट क्लास में इसका इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में समझेंगे। इनर्शियल मास क्या होता है हम ये समझेंगे, और फिर हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे, यानी कि इसके सारे काफ़ी सारे अभी इलस्ट्रेशन बाकी है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।